सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ आर स्टेट मशीनरी। जैसा कि आपको सबको पता है, हमारी जो स्टेट मशीनरी है, स्टेट गवर्नेंस है, उसके तीन मेन विंग्स होते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट को भी हम कवर कर रहे हैं और उसमें हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, दैट इज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो टू दी वाइस प्रेसिडेंट। ये हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट। आपको इनका नाम पता होना चाहिए, नहीं पता तो ढूंढो, ठीक है। इंट्रोडक्शन। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो जैसा कि हमें पता है कि द अटमोस्ट प्राइम फर्स्ट नंबर ऑफिस लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जिसको हम फर्स्ट सिटीजन या फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री भी बोलते हैं। इसी तरह जो सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिस है वो होल्ड करता है हमारा, इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होल्ड करता है वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। पावर्स में ये रैंकिंग नहीं है, बट जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम बना रखा है हमारे यहाँ पे, उसमें इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस प्रेसिडेंट को सबसे पहले माना गया है, फिर सेकंड ऑफिस माना गया है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। सो ही होल्ड्स द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन दी कंट्री। ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट। ये आपको समझ में आ गया, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा फिर होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उसी से रिलेटेड हमारा वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उसी से मिलता जुलता हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस वहीं से इंस्पायर्ड है। तो इट इज मॉडल्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। कौन सा आर्टिकल बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल नंबर 63। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच आर्टिकल लेज डाउन दी प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री। तो इट इज आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 52 जैसा आपको पता है बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, ये कौन से पार्ट में आता है? जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ये हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता था इनडायरेक्ट मेथड से बाय प्रोपोर्शनेट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। ये भी डायरेक्टली लोगों द्वारा, जनता, देश की जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो ही वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज हमारे प्रेसिडेंट में बनता था, जो इलेक्टोरल कॉलेज आपको याद हो हमारे प्रेसिडेंट में बनता था, वैसा ही कुछ इलेक्टोरल कॉलेज हमारे वाइस प्रेसिडेंट में बनता है। पर हाँ, इनमें कुछ मेंबर्स होते हैं वो कम होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। काफी सारे लोग इसमें नहीं लेते, इसमें बहुत रेस्ट्रिक्टिव लोग ही पार्ट लेते हैं। बट अगेन इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्टिंग अ पर्सन टू द ऑफिस। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। होता किसके थ्रू है? प्रोपोर्शनल मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या मेथड है, किस तरीके से गणित होती है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, प्रोपोर्शनेट मेथड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इनका, उसमें दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। पर इसमें क्या बात है कि इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों लोग पार्ट लेते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के टाइम नहीं होता था। प्रेसिडेंट के टाइम सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्ट लेते थे, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, तो यहां पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्ट लेंगे, यानी कि पूरी की पूरी सभा पार्ट लेगी, दोनों लोकसभा और राज्यसभा, सारे के सारे मेंबर्स इसका पार्ट बनेंगे, इस इलेक्टोरल कॉलेज का, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड होते थे, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड भी इंक्लूड होंगे। सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी, उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते थे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी
बी इट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वोंट बी टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लोग ही करेंगे, एमएलएज नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं पार्ट लेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। तो ये डिफरेंस है इसके और हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। फिर अब आते हैं हम क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए टू बी दी वाइस प्रेसिडेंट। कल को आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना हो तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उस पर एक बार अपन नजर फेर लेते हैं। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बेसिक सी बात है कि ही शुड बी दी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होल्ड करेगा हमारे देश का, तो हमारे देश का नागरिक तो होना ही चाहिए, ठीक है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए, दैट इज सेम विद द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में क्या होता था, 35 साल का आदमी होना चाहिए टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सेम गोज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, ही नीड्स टू बी 35 years of age to be the vice president of our country. He should be qualified for election as a member of the राज्यसभा। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेसिडेंट होता था, he should have been qualified to be the member of लोकसभा होता था, यानी कि हमारे लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी उनकी। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो राज्यसभा के मेंबर बनने योग्य होना चाहिए या एलिजिबल होना चाहिए। ये डिफरेंस है। क्यों ये डिफरेंस है? क्योंकि जो अगर आपको पता हो, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो जो भी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली हमारी राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो राज्यसभा के लिए ही अकाउंटेबल है, राज्यसभा के लिए ही ये पोस्ट बनी है, तो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेयर एज वाइल टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसका मेंबर होने लायक होना चाहिए था, मेंबर किसी का नहीं होना चाहिए था, बट एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। यहां पे इट इज द अदर वे अराउंड, ही शुड बी एलिजिबल, ही शी शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। He should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो ये हम सबको पता है कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, किसी लाभ का पद है जो कि यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी लोकल अथॉरिटी में है, जहां से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है दोनों पोस्ट में, दोनों डेजिग्नेशन में, तो इस प्रकार का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं होल्ड करेंगे, या जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ है वो उसको होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है? सो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या एक्सेप्शन है ये आप देख लो। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट है, मिनिस्टर फ्रॉम द यूनियन और एनी स्टेट है, इज नॉट टू बी डीम्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर इन पदों पे वो मौजूद हैं, यानी कि प्रेसिडेंट है एग्जिस्टिंग या वाइस प्रेसिडेंट है, अब आप बोलेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट एग्जिस्टिंग है तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे, तो वापस रीइलेक्ट भी हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए अगर वो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, यूनियन या हमारी स्टेट गवर्नमेंट में कोई मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा वाइल टॉकिंग अबाउट दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो उनमें अगर ये इस पोजीशन पे हैं इन दीज गवर्नमेंट, क्योंकि जैसा अपन ने क्या बोला था, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। लेकिन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में अगर ये वाले काम वो कर रहे हैं, ये वाले ऑफिस अगर होल्ड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव और द पार्लियामेंट, तो उनको, या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, तो उनको क्या नहीं माना जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको नहीं माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। फर्दर, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस नीड 20 इलेक्टर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, एज प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स। तो जो प्रेसिडेंट में कंडीशन थी कि 50 लोग प्रपोजर होने चाहिए और 50 लोग उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंडर होने चाहिए, यही केस इसमें है, बस वहां पे आंकड़ा थोड़ा सा अलग है। 20 लोग प्रपोजर होने चाहिए और 20 लोग ही उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंडर होने चाहिए। तो डिफरेंस इन दी आंकड़ा ओनली, और कुछ फर्क नहीं है। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन दी आरबीआई। ये एक बार अमाउंट चेक कर लेना, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट प्रेसिडेंट के केस में 15,000 था, तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट में भी 15,000 हो। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को कितने पैसे जमा कराने, 15,000 रुपए आरबीआई में जमा कराने टू फाइट द इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलर से कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, 2-3 फर्क हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूं। अब आते हैं हम आर्टिकल 69 में, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो जो ओथ एंड अफर्मेशन ये लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो शपथ ग्रहण करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं और किसके सामने करते हैं,
तो प्रेसिडेंट के सामने बिफोर एंटरिंग अपॉन द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब अफर्मेशन इन हिज ओथ वाइस प्रेसिडेंट स्वेयर, ये आपको पता ही है ओथ, कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा नहीं डायरेक्टली कि उनकी ओथ क्या है, इसके बारे में लिखो, ऑब्जेक्टिव आएगा, एक बार पढ़ लो, समझ में आनी चाहिए मेन कंसेप्ट क्या है। तो टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें निष्ठा रखनी है, उससे हम चिपके हुए रहेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वी विल होल्ड टू इट, हम अपने अनुसार काम नहीं करेंगे। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, तो उसके ऑफिस जो भी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उनसे जो भी डिलीवरेबल एक्सपेक्टेड है वो उसको डिलीवर करेंगे, जिस तरीके से उनकी ड्यूटी एक्सपेक्टेड है उसको पूरी फेथफुली वो डिलीवर करेंगे। क्लियर है? ये बोलता है टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको भी बताया कि किसके सामने ओथ लेंगे, किसके सामने शपथ लेंगे, तो हमारे देश के राष्ट्रपति के सामने हमारे देश के उपराष्ट्रपति क्या लेंगे, ओथ लेंगे। और अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, राष्ट्रपति जी मौजूद नहीं है, तो वो जो भी उचित इंसान वो समझते हैं प्रेसिडेंट साहब, उनको अपॉइंट कर सकते हैं और उनके सामने उनका, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण होगा। सो और सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन दी बिहाफ बाय हिम, प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करेंगे कि इनके सामने आप शपथ ग्रहण कर लीजिए, और वाइस प्रेसिडेंट उनके सामने शपथ ग्रहण कर लेंगे। अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के सामने, नहीं है तो प्रेसिडेंट ने अगर किसी इंसान को अपॉइंट करा है तो उसके सामने इनको शपथ लेनी पड़ेगी। किसको? उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 69। ठीक है। अब कंडीशंस टू ऑफिस क्या है कि ऑफिस आपको जब मिलेगा जब आपने ये कंडीशंस फुलफिल करी है। एलिजिबिलिटी तो हो ही गई, क्वालिफिकेशन तो आपके हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी टू बी दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री और टू इवन फाइट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, मेंबर होने नहीं चाहिए राज्यसभा के। तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट ही शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। सिमिलरली प्रेसिडेंट में क्या था? ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं ये किसी स्टेट लेजिस्लेचर में होने चाहिए। If any such person is elected vice president, he is deemed to have vacated a seat in that house on the date on which he enters upon his office of vice president। तो जैसे ही अगर कोई इनमें से ऐसा इंसान है जो कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस ज्वाइन करता है, तो उस दिन उसे मान लिया जाएगा कि उसने जो एमपी की पोस्ट है उससे रिजाइन कर लिया है या वेकेट कर दिया है ऑफिस। एक साथ वो दोनों पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। ईदर ही हैज टू बी द वाइस प्रेसिडेंट और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट इज अ बिगर पोस्ट, इज द सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट इन आवर कंट्री इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इन्हीं को चूज करेंगे, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हम बात कर ही चुके हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है उसमें, प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, या कोई मिनिस्टर हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल एमपी नहीं होगा, एमपी एमएलए नहीं होगा। अब आती है टर्म ऑफ ऑफिस। क्या टर्म है इनके ऑफिस का, कितना समय कितना अंतराल तक ये रहते हैं? तो आर्टिकल 67 बोलता है इसके बारे में, 67। ठीक है ना, तो क्या है? टर्म ऑफ 5 ईयर्स। टर्म ऑफ 5 ईयर्स, कितना टर्म है? 5 ईयर्स है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट का टर्म है वैसे ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट का टर्म है। ही शुड बी एट द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिम ज्वाइनिंग द ऑफिस। हाउएवर ही कैन रिजाइन, ये तो आपको पता ही है कि बॉन्डेड लेबर ही नहीं है, तो अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट को भी छोड़ना है तो उनको कोई मुक्ति है पूरी तरीके से, वो रिजाइन करके हमारी वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये रेजिग्नेशन देंगे किसको? ये रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट में। तो प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को, जैसा आपको पता है, और वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट को। ये इनका अटूट रिश्ता है। प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है, इस्तीफा देना है, तो वो किससे बोलेगा? वाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा। और वाइस प्रेसिडेंट को अगर देना है तो वो किसको देगा? वो देगा हमारे प्रेसिडेंट को, जो कि हमारे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में भी ये रिलेशन होता है। क्लियर है बात? He can also be removed from the office before completion of his term। जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करते हैं या रिमूव करते हैं, इसी तरीके से हम हमारे वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल भी कर सकते हैं। बट वो इंपीचमेंट जो प्रेसिडेंट का होता है वो बहुत ही स्ट्रांग और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इतना स्ट्रांग इंपीचमेंट का प्रोसेस इनका नहीं होता। इट इज ऑन अ लाइटर नोट। ये इजीली इंपीच किए जा सकते हैं देन दी प्रेसिडेंट। क्या होता है अभी देख लेंगे।
तो ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अग्रीड टू इट बाय द लोकसभा। तो अगर इनको इंपीच करना है या इनको रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, एक स्पेशल इफेक्टिव मेजोरिटी से, कौन सी मेजोरिटी अभी आ जाएगा ये, इफेक्टिव मेजोरिटी से इनको निकाला जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में सबसे पहले कहां उठेगी बात, राज्यसभा में। जबकि प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था, इट कैन इनिशिएट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर लोकसभा और राज्यसभा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, तो इनका जो इंपीचमेंट या रिमूवल प्रोसेस है वो कहां चालू होना चाहिए, वो राज्यसभा में ही चालू होगा, लोकसभा में वो चालू नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहां से पास होने के बाद विद एन इफेक्टिव मेजोरिटी इट हैज टू बी पास्ड बाय दी लोकसभा ऑल्सो। पास दोनों हाउस में होना चाहिए बट इट शुड बी इनिशिएटेड इन दी राज्यसभा ओनली। ठीक है, रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी, ये मैंने आपको बता दी, एंड इन दी लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, ये आप मेरा यूट्यूब पे मेजोरिटी का वीडियो जाके देख सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी क्या क्या है इसके बारे में हमने सब पढ़ रखा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी में वैसे बता देता हूं आपको कि अगर मेरे हाउस में टोटल 550 लोग हैं, पर अपन राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो अपन बोल देते हैं 250 लोग हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर है, 250 मेंबर है। अगर सपोज करो इसमें से 10 पोस्ट वेकेटेड है, यहां वेकेट है, ठीक है ना, इस पे 10 पे लोग नहीं बैठे हैं, किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी के चुनाव नहीं हुए, तो 10 पोस्ट क्या है, अभी वेकेट है। ठीक है, तो यानी कि इफेक्टिव मेंबरशिप क्या है इस हाउस की, 240। 10 लोग वेकेटेड हैं, 10 पोस्ट वेकेट हैं, तो यानी कि 240 इसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ है ऑफ द हाउस। तो इसका मोर देन 50% वुड बी दी इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी 120 के ऊपर लोग अगर इसके फेवर में वोट करेंगे इन द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन ही कैन बी रिमूव्ड और द प्रोसेस कैन बी मूव्ड फर्दर। इसको फिर यहां से पास होने के बाद लोकसभा ले जाया जाएगा, एंड लोकसभा अपॉन एग्जामिनिंग उसके बाद क्या करेगी, इनको सिंपल मेजोरिटी से ही लोकसभा में पास हो जाएगा। वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन इनका जो काम है वो कहां पे है, राज्यसभा, और राज्यसभा ने जब इफेक्टिवली इनको हटा दिया तो यानी कि आपको क्या करना है, लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है। ठीक है, फर्दर दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, ये अपन पढ़ चुके हैं, नॉट इन दी लोकसभा। बट नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड विदाउट 14 डेज नोटिस, एडवांस नोटिस टू दी वाइस प्रेसिडेंट। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट को भी हमने 14 दिन का नोटिस दिया था वाइल इंपीचिंग हिम, तो इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट को भी आपको क्या देना है, 14 दिन प्रायर नोटिस देना है, जब आप ये प्रोसीडिंग्स चालू कर सकते हो कि भैया हम आपको रिमूव करने की प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे। इसके लिए आपको 14 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, और दूसरी बात, इनके रिमूवल के लिए भी कोई ग्राउंड्स मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन्होंने अगर ये पाप किया है तो इनको हटाओ, या इन्होंने ये कृत्य किया है तो इनको हटाया जाएगा। आप राज्यसभा में डायरेक्टली ये रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं कि भैया आपने हमारे वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, और अगर वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया तो वो लोकसभा में एंटर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन वहीं पे जैसा हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वहां पे क्या था, एक वर्ड लिखा हुआ था, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे वर्ड लिखा हुआ था हमारे प्रेसिडेंट में। हालांकि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये भी डिफाइन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये वर्ड जरूर मेंशन कर रखा था कि प्रेसिडेंट कैन बी इंपीच्ड ओनली इफ ही इज फाउंड टू वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहां पे कोई रीजन नहीं दे रखा, देयर शुड बी नो कॉस्ट। अगर राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो जाता है 14 दिन के बाद, तो फिर उनको लोकसभा में भेजा जाएगा, और लोकसभा से अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को हटा दिया जाएगा। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। तो ये हमें पता ही है, समझ से आती बात, समझ ही आती है सिंपल सी, कि जब तक इनका सक्सेसर नहीं आएगा ये ऑफिस होल्ड करेंगे। बाकी इनका ऑफिशियल टर्म क्या है, लीगल टर्म क्या है, 5 साल। लेकिन सपोज करो इलेक्शन में देरी हो गई आने वाले के, और आने वाले 6 महीने तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ पा रहा, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन है कि हम इलेक्शन नहीं करा पाए, या XYZ कोई भी रीजन है, तो ये प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही कैन होल्ड द ऑफिस अप टिल हिज सक्सेसर जॉइंस द ऑफिस। ये आपको ध्यान रखना है।
ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, जैसे प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, सिमिलरली द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितना मन करे उतनी बार ये इलेक्ट किए जा सकते हैं। इसमें कोई बार नहीं है कि 2 बार ही इलेक्ट होंगे, जैसा कि हमारे यूएसए में जरूर है, यहां पे नहीं है। तो कितनी बार भी वापस री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब वैकेंसी कब होती है भैया, इनका ऑफिस कब कब खाली होता है, तो हमने सारा टर्म पढ़ लिया, टर्म कब कब कैसे एंड होता है वो भी देख लिया, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहला 5 साल का पीरियड अगर खत्म हो जाएगा तो ऑफिस खाली, नया वाइस प्रेसिडेंट बुलाना पड़ेगा। ये इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट को, तो क्या होगा, ऑफिस खाली, नया वाइस प्रेसिडेंट लाओ। ऑन इज रिमूवल, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हुआ, लोकसभा में पहुंचा, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, ये हट गए, ऑफिस खाली, नया वाइस प्रेसिडेंट लाओ। ठीक है, बाय हिज डेथ, गुजर गए, भगवान ने बुला लिया, तो फिर खाली है ही, फिर आपको दूसरा वाइस प्रेसिडेंट लाना ही पड़ेगा। एंड फाइनली, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, तो अगर इनका जो चुनाव था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है या इनको किसी ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है टू बी दी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, तो इनको क्या किया जाएगा, इनका ऑफिस खाली हो जाएगा और नया वाइस प्रेसिडेंट की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होते हैं भाई, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो हमने पढ़ ली, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन हमने पढ़ ली, क्या क्या ओथ परमिशन लेंगे, लेकिन भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट चाहिए क्यों, क्या काम करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक चिल पोस्ट है, ऐसा कुछ ज्यादा काम नहीं है। उनका मेन काम जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का है, दैट इज टू प्रिसाइड दी हाउस, वैसा ही काम इनका राज्यसभा में है, दैट इज टू प्रिसाइड दी हाउस ऑफ आर दी राज्यसभा और दी हाउस ऑफ दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ही एक्ट्स एज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो जो स्पीकर थे हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, इसी तरह हमारे राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हम इलेक्ट नहीं करते, ये जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ओनली, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ओनली ही बिकम्स दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने उनके ऑफिस में आने से ही बिकम्स दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये इनका मेन काम रहता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, बाय दी वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ओनली। ठीक है ना, चेयरमैन के लिए अलग हम ढूंढने नहीं निकले कि नया आदमी हमें ढूंढना है चेयरमैन के लिए, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ ही बिकम्स दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ आर राज्यसभा। इन हिज कैपेसिटीज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये वाला जो काम है इनका वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें ही इज इक्वल टू दी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वही काम इनका रहता है टू प्रिसाइड ओवर दी हाउस। वो लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं, ये राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। फिर आता है ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, दूसरा इनका काम क्या है, रिप्लेसमेंट, ये एक्स्ट्रा प्लेयर है, जैसे क्रिकेट में होते हैं ना 11 खिलाड़ी टीम में खेलते हैं या किसी भी गेम में होते हैं, उसके बाद 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा हैं कि भैया ये कोई इंजर्ड हो जाए तो ये यहां पे आके उनकी जगह कार्यक्रम जारी रखें। तो इसी तरह प्रेसिडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेसिडेंट इज इनकैपेसिटेड इज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद द ऑफिस, तो उस टाइम जो गैप होगा, जो वॉइड होगा, तो वो फिल कौन करेगा, वो फिल करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब सिक हो गए, इल हो गए, बीमार हो गए, लग गई, चोट लग गई, बाहर घूमने गए हैं काफी समय पे, तो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा प्रेसिडेंट का ऑफिस। प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो गई और नया प्रेसिडेंट अभी तक नहीं आया है, तो कौन होल्ड करेगा, तो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट को निकाल दिया है लेकिन अभी तक नया प्रेसिडेंट नहीं आया, तो कौन होल्ड करेगा, तो करेगा वाइस प्रेसिडेंट। तो जब जब वह प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे या प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी या प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इनका दूसरा मुख्य काम है। So whenever there is a vacancy in the office of president due to his resignation, impeachment, death or otherwise, vice president will be holding the office of the president. Vice president would be the president of our country. बोला नहीं जाएगा इनको प्रेसिडेंट, लेकिन ये प्रेसिडेंट का रोल अदा करेंगे और सारे इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस भी इनको प्रेसिडेंट के मिलेंगे, यानी कि इनको 5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी महीने की, जो प्रेसिडेंट को मिलती है आज की तारीख में। क्लियर है? तो जब जब प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तब तब कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनने आएगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है, तो फिर आते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो भी सीनियर मोस्ट जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्ट करेगा एज दी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट,
दूसरा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है बात? तो दो मुख्य काम है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के, एक दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दूसरा टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज नो प्रेसिडेंट, व्हेन देयर इज द एब्सेंस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो आपके वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इनके दो मुख्य काम है, अदरवाइज इनको कोई ऐसा सच काम नहीं है, ये घर पे बैठ के आराम से इंडिया पाकिस्तान का मैच देख सकते हैं। ठीक है, he can act as a president only for a maximum period of 6 months within which a new president has to be elected। ये बात हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में भी पढ़ ली थी कि जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पोस्ट होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट की, और वो मैक्सिमम कितने समय तक कर सकते हैं? 6 महीने के अंतराल तक कर सकते हैं। इसके पश्चात, इसके बाद आपको नया प्रेसिडेंट लाना ही है, उनके इलेक्शन लेके आपको नया प्रेसिडेंट लेके आना है। सो मैक्सिमम पीरियड he can hold the office is 6 months. Further, when the sitting president is unable to discharge his duties, absence, illness or other cause, the vice president discharges the function until the president resumes। So जब तक president नहीं आता वाइस प्रेसिडेंट ही उनका काम करता है, ये बोल रखा है, कोई ज्यादा खास बात इसमें नहीं दे रही। फिर सीजीआई, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? 1969 में जाकिर हुसैन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे तो डॉक्टर वीवी गिरी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड किसको करनी थी? डॉक्टर वीवी गिरी को। लेकिन क्योंकि डॉक्टर वीवी गिरी ने भी रिजाइन कर दिया था तो वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो हमारे कौन थे? चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या करा था? एक्ट करा था एज दी प्रेसिडेंट। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 1969 व्हेन दिस हैपेंड कि भैया प्रेसिडेंट भी नहीं है, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनको हमारे देश का प्रेसिडेंट बनाया गया था, यानी कि प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था इन्होंने। प्रेसिडेंट नहीं बने थे, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था, वो ऑफिस होल्ड किया था फॉर दी गैप पीरियड और दी वॉइड पीरियड। क्लियर है? While acting as president, discharging the functions of president, the vice president does not perform the duties of the राज्य सभा, चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाने वाली गणित नहीं है। जब वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट की गद्दी पे जाके बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं दो गद्दी पे एक साथ बैठ जाएंगे, तब हमारे को क्या करना पड़ता है? चेयरमैन की जगह डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चेयरमैन। ठीक है, तो ये वैसे तो हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है मेन वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ये भाई साहब यहां मूव कर जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां मूव कर जाएंगे, और अब ये वाली गद्दी खाली हो जाएगी तो इस वाली गद्दी पे आएगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर है? तो ये गद्दी शिफ्ट होती रहती है और कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है कि कहीं पे भी वैकेंसी हो, कहीं पे भी वॉइड हो, तो दूसरा आदमी रिप्लेसमेंट के लिए हो, क्योंकि ऐसा नहीं देश तो रुक नहीं सकता, गवर्नेंस तो रुक नहीं सकती, वो तो काम चलता रहेगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से बनाया है कि जैसे ही प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है या किसी भी कारण से मौजूद नहीं है, ऑफिस होल्ड नहीं कर पा रहा, तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि हमारा चेयरमैन है राज्यसभा का, वो प्रेसिडेंट को होल्ड करेगा, और प्रेसिडेंट की गद्दी, अब प्रेसिडेंट को जब होल्ड करेगा तो उनकी चेयरमैन की गद्दी खाली हो जाएगी और उसको होल्ड करेगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ आवर राज्यसभा। क्लियर है? ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, फालतू लिखा हुआ है। चलो, तो इसी के साथ हमारा बहुत जल्दी खत्म हो गया वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर। यही था, मिलता जुलता प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट का भाई है, प्रेसिडेंट फर्स्ट था, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों क्लियर हो गए। कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं टू एंड दिस चैप्टर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वाइस प्रेसिडेंट? यहां सेज दैट द इंडिया शैल बी देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 52 था हमारा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 63। ठीक है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाइल रिमेनिंग इन द ऑफिस? तो अपन ने क्या बात पढ़ी थी कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बट the post of president, vice president, governor of state and ministers are not deemed to be called as office of profit। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसको होल्ड करते हुए कोई वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है। तो प्रेसिडेंट बिल्कुल सही बात है, वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल सही बात है, गवर्नर ऑफ स्टेट बिल्कुल सही बात है,
डी ऑल, ठीक है भैया, तीनों की तीनों पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ही कैन स्टिल फाइट द इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट, कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। फिर आता है हाउ कैन दी वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट बाय द फुल प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। द राज्यसभा कैन रिमूव बाय पासिंग द रेजोल्यूशन विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी बट द कंसेंट ऑफ लोकसभा इज नेसेसरी, बोथ बाय ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बाय फुल प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट से मतलब क्या है कि जो इंपीचमेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है हमारे दोनों हाउस में, तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दी इंपीचमेंट और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें रिक्वायर्ड है, वाइस प्रेसिडेंट में रिक्वायर्ड नहीं है। ये ठीक है, द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग द रेजोल्यूशन एंड पासिंग इट बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी बट विद द कंसेंट, यहां पे सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा से पास होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट सही है। बोथ एंड भी नहीं, गलत है ये भी, नन ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। क्लियर है, ये हमारे को पता है किस तरीके से रिमूव होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव के अब हमने दो पार्ट कर लिए हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट एंड दी वाइस प्रेसिडेंट। नाउ वी मूव टू दी प्राइम मिनिस्टर और फिर आगे हम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स और यू कैन कमेंट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much.